जी हाँ, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों को मंथन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी लोग जो है ना मैट्रिक के 2026 में होने वाले एग्जाम्स में जितने भी महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हैं उन साइंस के प्रश्न को हम सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बिहार बोर्ड के जितने भी प्रश्न होंगे ना साइंस को, उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है क्या कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला, पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा कलर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो कलर आपको पसंद होगा बोलिएगा, वही कलर हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई तत्व जो है ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला जो है ना निर्मित यौगिक निर्मित बनाती है, तो उसके बाद वह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व कौन हो सकता है। वह यौगिक जो है ना जल में विलय है तो वह कौन सा तत्व हो सकता है। तो ऑप्शन दे रहा है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। सबसे पहले जान लीजिए कि जल में विलय की बात कर रही है तो जल में मात्र एक ही इसमें जो है ना कैल्शियम है जो जल में विलय होता है, बाकी कोई जल में घुलता नहीं है। जब बाकी कोई जल में नहीं घुलता है तो अर्थात कार्बन होगा नहीं, सिलिकॉन होगा नहीं और आयरन होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। इसका नॉर्मल सा आंसर हो जाएगा कौन सा, कैल्शियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कौन सा बंधन बनता है, ठीक है ना। तो इथेन का आणविक सूत्र C2 क्या है, H6 है। तो C2H6 कहने का अर्थ होता है कि इसमें कार्बन 2 है। कार्बन कितने हैं, 2, और कार्बन 2 हैं तो इसके जो है ना कार्बन के बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसमें, 6। जब हाइड्रोजन इसके 6 हो जाएंगे तो आप देख लीजिए इसमें बॉन्ड कितने बनता है। तो बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इसमें 7 गो सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्या गो सिंगल बॉन्ड है, 7 गो, ठीक है ना। तो जब 7 गो इसमें टोटल सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सिंपल जाता है कि 7 सिंगल बॉन्ड होने का अर्थ है कि इसमें 7 गो ससंयोजक बंधन है। क्या गो बंधक है, 7 गो जो है ना ससंयोजन इसमें क्या है, बंधन है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7 ससंयोजक बंधन। बी नंबर हो जाएगा 7 ससंयोजक बंधन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, यदि इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता हमारे एग्जाम में, यदि पूछता कि CH4 मीथेन का, किसका पूछता, मीथेन का, ठीक है ना। तो मीथेन के लिए जवाब देते कि कार्बन यहाँ पे जो है ना इसके भी कितने हाथ होते हैं, 4। तो जब इसके 4 हाथ हो जाते हैं तो इसको CH4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, CH4, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। तो मीथेन में 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं, मतलब कि 4 इसमें सहसंयोजक होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन करके रखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैट्रिक के क्लास के लिए, मतलब 10th के लिए 2026 में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित करेगा। ये प्रश्न आपको काफ़ी जो है ना मज़ा दिलाएगा। इसमें आपको मतलब बनाने में भी और सीखने में भी जो है ना खूब अच्छा लगेगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। ओजोन की अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। क्या होता है, O3। ऑक्सीजन के जब एक अणु या ऑक्सीजन के जब 2 अणु किसी एक अणु से अभिक्रिया करता है तो बनाता है O3। क्या बनाता है, O3। ऑक्सीजन के जब एक अणु से अभिक्रिया करता है तो बनाता है O3, ठीक है ना। और O3 ऑक्सीजन की जो है ना ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3, इसकी जो है ना द्रव्यमान संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 48। कितनी होती है, 48। और ये 3 ऑक्सीजन मिलकर बनता है। कितने ऑक्सीजन मिलकर बनता है, 3। इसलिए इसकी परमाणुकता जो होती है वो कितनी होती है, इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 3। परमाणुकता को कहते हैं एटोमिसिटी। परमाणुकता क्या कहते हैं, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। परमाणुकता को क्या कहते हैं, इसको एटोमिसिटी, समझे ना। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होती है, तो 3 होती है। और इसकी जो है ना कुल द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, अनुभार कितना होता है, 48 होता है। कितना होता है, 48। इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। 4 होगा नहीं, 2 होगा नहीं और 1 होगा नहीं, ठीक है ना। इसकी जो है ना कितनी हो जाएगी, 3। अब आप ऑक्सीजन, ओजोन है तो ओजोन की एक गंध होती है सड़ी हुई मछली की तरह। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन की गंध कैसी होती है, तो सड़ी हुई मछली की तरह होती है। ओजोन से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन जो है ना कहाँ पाया जाता है,
तो समताप मंडल से ऊपर, समताप मंडल से ऊपर और आयन मंडल के नीचे, आयन मंडल के नीचे, ठीक है ना, इसके बीच में जो परत होता है उस परत को कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं? ओजोन परत, ठीक है ना। इस बीच में जो परत होता है ओजोन परत हमें जो है ना सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती तक आने नहीं देता है, मतलब पृथ्वी पर आने से पहले उसको रोक देता है, जिससे त्वचा संबंधी कोई रोग हमको होता नहीं है, जिसको कर्क रोग कहते हैं, ठीक है ना। ये सब रोग हमको होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2-3 के बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी कहता है 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के एक वृक्क के तंत्र में का भाग है जो किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं कि मनुष्य के एक वृक्क तंत्र का भाग कौन सा संबंधित है। आप जवाब दीजिए तुरंत इसका कमेंट्स बॉक्स में कि पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से, ठीक है ना। इसका जवाब दीजिए फटाक से, ठीक है। मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र है जो संबंधित किससे? पोषण से, कि श्वसन से, उत्सर्जन से, कि परिवहन से, ठीक है ना। तो भाई किडनी जो है ना, किडनी, वृक्क को कहते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। आपको क्लास में ही पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो किडनी का संबंध किससे होता है? उत्सर्जन से। वृक्क का संबंध किससे होता है? तो उत्सर्जन से, ठीक है ना। वो भी पोषण रहता है ऑप्शन में, तो पोषण का संबंध होता है जैसे कि अमाशय हो गया, क्या हो गया? अमाशय, या अग्नाशय हो गया, क्या हो गया? अग्नाशय। इन सभी का संबंध किससे होता है? फेफड़ा से, जो है पोषण से। यदि हमसे शोषण पूछ रहा है तो शोषण का संबंध किससे होगा? फेफड़ा से, ठीक है ना। और परिवहन पूछ रहा है तो परिवहन का संबंध किससे होगा? हृदय से, रक्त से, या सीरा से। किससे होगा? सीरा से, या किससे होगा? धमनी से, ठीक है ना। तो इन चारों से जो इसका संबंध बनता है वो परिवहन का होगा। किसका होगा? परिवहन का, ठीक है ना। तो परिवहन का पोषण से और यह उत्सर्जन, श्वसन इससे नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन, सी नंबर। वृक्क किसका भाग है, ठीक है ना? तो उत्सर्जन का। किसका भाग? उत्सर्जन का। एक बात और मैं आपको वृक्क के बारे में बताना चाहता हूँ कि वृक्क के अंदर बहुत छोटी कुंडलित रचना होती है जिसे वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु। और वृक्काणु को अंग्रेजी में कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछिएगा कि किडनी की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन को जो है ना, नेफ्रॉन को, किसको? नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन कि वृक्क की रचनात्मक कार्यात्मक कौन सा है, तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि लिटमस विलियन का कौन सा रंग, लिटमस विलियन का बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो भाई मेरे हम जानते हैं कि लिटमस विलियन जो होता है या लिटमस जो पत्र होता है वो किससे बनता है, तो लाइकेन से, है ना। किससे बनता है? लाइकेन से, LICHEN, लाइकेन। लाइकेन से जो बनता है वो क्या बनता है? क्या बनता है? लिटमस पत्र। क्या बनता है? लिटमस पत्र। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक सहजीवी है। कौन सी है? सहजीवी। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है? तो एक लाइकेन सहजीवी है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है, ठीक है ना। तो लाइकेन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो भाई कवक और शैवाल से। किससे बना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कवक और किससे मिलकर बना होता है? शैवाल से, ठीक है ना। तो ये थैलोफाइटा में 9th क्लास में पढ़ना होता है कि ये थैलोफाइटा से जो है ना, इसको थाइलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलोफाइटा, ठीक है ना। लाइकेन एक प्रकार क्या है? सहजीवी है। कवक और शैवाल का क्या है? सहजीवी। तो लाइकेन से मिलकर क्या बना होता है? लिटमस पेपर। हो गया ना 5 के ए नंबर। 5 के कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो सोडियम जिंकेट या हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये 6 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 7 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज, जो घरों में विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं तो उस विद्युत फ्यूज का विद्युत धारा के कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो ये काम करता है उष्मीय प्रभाव पर। क्या काम करता है? उष्मीय पर। जल्दी गर्म होता है और गर्म होकर के जो है ना फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ने से जो है ना उसमें घर में जितने भी जो है ना मशीनरी वस्तुएं जोड़ी गई होती है वो सभी के सभी वस्तुएं सुरक्षित रह जाती है और उसमें किसी प्रकार का नुकसान होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव हो जाएगा? उष्मीय प्रभाव पर, ठीक है ना। विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर होगा? उष्मीय प्रभाव पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है ना आगे है, डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है। क्वेश्चन है डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है। तो दिष्ट धारा की, प्रत्यावर्ती धारा की, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। डायनमो जनरेटर में लगा होता है, जनरेटर के किनारे में जो लगा होता है उसको डायनमो कहते हैं। और डायनमो का काम होता है कि वो करंट लेता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा क्या करता है, बदलता है। डायनमो करता क्या है भाई मेरे, तो ये यांत्रिक ऊर्जा लेता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, लेता है, ठीक है ना। ये यांत्रिक ऊर्जा लेता है, यांत्रिक ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, विद्युत ऊर्जा बदलता है। और जब विद्युत ऊर्जा बदलता है तो विद्युत ऊर्जा जो करंट बनाती है वो एसी बनाता है। क्या बनाता है, एसी। और एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है ना। और अल्टरनेटिंग करंट को ही हिंदी में कहते हैं हम लोग दिष्ट धारा। क्या कहते हैं इसको, दिष्ट धारा के नाम से जानते हैं। कौन धारा कहते हैं, दिष्ट धारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा बैटरी में बनता है, किसमें बनता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो ऑप्शन दे रहा है ना उसको बोलते हैं डीसी। डीसी का मतलब होता है अंग्रेजी में डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट। जो कि ये जो है ना बैटरी इत्यादि जितने भी देखते हैं तो बैटरी में जो करंट होता है उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डीसी, ठीक है ना। वो डीसी करंट होता है, ठीक है। अब आगे की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन आप एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप इसको देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जो है ना पानी में होता है। अब फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में कि साफ जल में होता है, कि गंदा जल में होता है, कि खारा जल में होता है, कि मृदु जल में होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी आप बताइए, जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। हम देखने के लिए बहुत बेताब है, ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है। तो इसका सिंपल जवाब हो गया साफ जल में। कौन से जल में होता है, साफ जल। डेंगू जो है ना हमेशा फ्रेश जल में उत्पन्न होता है, जबकि अन्य कोई भी मच्छर जो होता है वो किसी भी प्रकार के गंदगी वाले जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा सा, यदि समझने में किसी प्रकार का समस्या हो तो आप हमको जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को फिर से बताइए। हम उस प्रश्न को फिर से बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये बायोगैस का स्रोत नहीं है, लकड़ी है, गोबर गैस है, इन सभी से बायोगैस बनते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा अलग करता है। अपवहन एक विधि होता है, इसको बहुत नाम फेमस है, जिसको डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस। अब फटाक से गौर से देखिए, अपवहन को क्या कहते हैं, डायलिसिस। तो कृत्रिम वृक्क जो है ना अपवहन के द्वारा जब अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अलग करता है, तो ऑक्सीजन अलग नहीं करता, कार्बन, ये नाइट्रोजन को अलग करता है। किसको अलग करता है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए आवश्यक वस्तु है, ऑक्सीजन हमें चाहिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो अमोनिया या यूरिया इत्यादि को बनाता है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ बनाता है, वो बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बॉडी को नहीं चाहिए, वो एक उत्सर्जी पदार्थ है, अर्थात उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है अमोनिया में या यूरिया में, ये समझे ना। इसलिए जो है ये नाइट्रोजन के रूप में क्या करता है, उसका उत्पाद बनता है या नाइट्रोजन को बाहर मुक्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे। हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। तो एक है द्विखंडन, एक है मुकुलन, एक है लैंगिक जनन, इनमें से सभी। सबसे पहले तो लैंगिक जनन होगा नहीं, इनमें से सभी की बात ही नहीं करेंगे। द्विखंडन जिसको कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। तो द्विखंडन होता है अमीबा में, किसमें होता है, अमीबा में, ठीक है ना। द्विखंडन होता है पैरामीशियम में। क्या होता है, पैरामीशियम में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब लैंगिक जनन होगा ही नहीं, इन्हीं में से सभी होगा ही नहीं, द्विखंडन तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मुकुलन, ठीक है ना। तो 12 नंबर प्रश्न का जो है ना जवाब किया जाता है मुकुलन। क्या होता है इसका आंसर, मुकुलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयुक्त होता है। अभी इसका भी जवाब दीजिए जल्दी से। हम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में क्या समतल दर्पण लगता है, उत्तल लगता है कि अवतल लगता है, ठीक है ना। तो दाढ़ी बनाने में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल में तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण में वस्तु के क्या होता है,
बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का क्या होता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा। और अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए बड़ा प्रतिबिंब बनने पर वस्तु जो है ना, चेहरा या दाढ़ी स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए उसको बनाने में या उसको सेव करने में काफ़ी आसान होता है। यही कारण है कि जो है इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में, वो स्पेक्ट्रम जिसको वर्णपट कहते हैं, यदि कोई जो है ना प्रिज्म है ABC, प्रिज्म क्या हुआ ABC से कोई श्वेत प्रकाश की किरण जाती है और 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है, विभक्त होता है, और इसको जिस पर्दा पर उतारा जाता है उस पर्दा को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। हिंदी में इसको कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं, वर्णपट, ठीक है ना। तो वर्णपट पर सबसे नीचे जो रंग होता है उसको हम लोग कहते हैं बैगनी। क्या कहते हैं, बैगनी, ठीक है ना। तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी। किसका झुकाव होता है, बैगनी का। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी का, ठीक है ना। जो सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है, सबसे ऊपर जो होता है उसको कहते हैं लाल। क्या बोलते हैं, लाल। इसमें 7 अलग अलग रंग बनते हैं और 7 रंग का नाम हम कहिएगा तो लिख सकते हैं बोर्ड पर, बै जा नी ह पी ना ला, ठीक है ना। तो ला का अर्थ क्या है, लाल। ला का अर्थ क्या है, लाल, ठीक है ना। और ना का अर्थ है नारंगी। ना का अर्थ क्या है, नारंगी, ठीक है ना। ना का अर्थ क्या है, नारंगी। ना का अर्थ क्या है, नारंगी, ठीक है। और पी का अर्थ क्या होता है, पीला, ठीक है। और ह का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, हरा। और नी का अर्थ क्या होता है, नीला, ठीक है। और जा का अर्थ क्या होता है, जामुनी। और बै का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, बैगनी, ठीक है ना। तो इसको हम सभी लोग कहते हैं बैजानी पीनाला। बैजानी पीनाला। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, तो सबसे अधिक झुकाव होता है किसका, बैगनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। क्या संयोजन अभिक्रिया से, प्रकाशन से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब आपको देना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे जो है ना प्रकृति में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना क्या होता है, प्रचुर मात्रा में बना होता है। कि प्रकाश नहीं क्रिया एक वैसी प्रक्रिया है जिसे सभी पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और उसके साथ जो है क्लोरोफिल की सहायता से बनाता है ग्लूकोज, और जो है साथ में ऑक्सीजन मुक्त करता है। साथ में क्या मुक्त करता है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मुक्त होता है तो प्रकाश संश्लेषण मुक्त होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, संतुलित रखता है। और संतुलित रखने के कारण जो है ना इस योजन हमारे पेड़ पौधे में बहुत आवश्यक प्रोसेस है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब एक बार पेड़ पौधे जो है श्वसन की प्रक्रिया करता है तो मात्र 3.5 किलो जूल क्या होता है, मूल ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन न 30 होगा न 305 होगा, इनमें से ये सब हार्ड डाटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। इस क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम है ही नहीं, समझे ना। मानव हृदय कितने कोष्ठक में बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है कि मानव हृदय कितने कोष्ठक में बढ़ते हैं। मानव में हृदय में 4 चेंबर होते हैं, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है ना। मैं दायां लिंद, दायां निलय और क्या होता है, बायां निलय, 4 चेंबर में बटे होते हैं। तो इसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर आप देख लीजिए, 2, 8, 1, 4 नहीं, ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 चेंबर में बटे होते हैं, ठीक है ना। चारों चेंबर का नाम होता है बड़ा सिंपल सा, दायां अलिंद, बायां अलिंद और एक दायां निलय और क्या होता है, बायां निलय, ठीक है ना। बहुत आसान है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, प्रसंकुचन दाब कितना होता है। मानव हृदय का जो है ना प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120 मिलीमीटर या मिलीग्राम या मिलीमीटर HG मरकरी, क्या होता है, मरकरी, ठीक है ना। तो mmHg होता है, mmHg इसका मात्रक है, समझे ना। हालांकि इसी में एक प्रश्न पूछता है और प्रश्न प्रश्न है कि रक्तचाप का मान कितना होता है। रक्तचाप का मान जो है ना कितना होता है, तो रक्तचाप का मान के लिए जो है ना क्वेश्चन बनता है ब्लड प्रेशर, क्या होता है यहाँ पे, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना।
ब्लड प्रेशर रक्तचाप होता है 120/80 सिस्टोल बाई डायस्टोल mmHg। क्या होता है mmHg, इसलिए इसका मात्रक जो है 120/80 सिस्टोल बाई डायस्टोल mmHg होगा, ठीक है ना। तो इसके संकुचन पूछ रहा था 120 से सुना। रक्तचाप का मान कितना होता है? रक्तचाप को किस में मापा जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर से। किस में मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर से, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तचाप को क्या किया जाता है? मापा जाता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। इसका जवाब दीजिए तुरंत। जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल है, किससे होता है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल है, क्या होगा इसका आंसर? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सिंपल कि इसका आंसर होगा पत्ता। क्या हो जाएगा? पत्ता। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्तियाँ से, ठीक है ना। हम एक पत्ता का छोटा सा पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये पत्ता है, ठीक है। ये पत्ता में क्या होता है ना कि ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। इसकी पत्तियों के बीच में एक छोटी छिद्र होती है, इस छिद्र को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। पत्तियों के बीच में एक छिद्र होती है, इस छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ठीक है ना। और जब स्टोमेटा कहते हैं इसको, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में, क्योंकि पत्ते में छिद्र होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमेटा, ठीक है। आप देख सकते हैं, यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमें ये समस्या है, आप उसी चीज़ को बताइए, हम उसी को बताएंगे। यदि आवाज़ वगैरह में कोई दिक्कत है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि हाँ सर हमें साउंड क्लियर नहीं आ पा रही है, आप साउंड को थोड़ा फ्रेश करा लें या साउंड को ठीक करा लें, ठीक है। यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें सलाह दे सकते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय है या क्रियाशील है या सक्रिय है या उदासीन है? हीलियम कैसा है, ठीक है ना। तो हीलियम क्रियाशील तो खैर होगा नहीं, क्योंकि हीलियम अभी क्रिया करता नहीं है। क्रियाशील का ही एक शब्द है जिसका नाम है सक्रिय। उदासीन एक थोड़ा ऑप्शन जो है ना आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न करने वाला ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना आपका जो जवाब जाएगा वो अक्रिय गैस होगा। अक्रिय को कहते हैं एनर्ट। क्या कहते हैं? एनर्ट, ठीक है ना। अक्रिय को क्या कहते हैं? एनर्ट कहते हैं, ठीक है। अक्रिय को एनर्ट के नाम से जानते हैं। मतलब ये कहता है ना, एनर्ट का मतलब कि जैसे कि अक्रिय गैस जो कभी क्रियाशील में रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। रिएक्शन में भाग नहीं लेने का अर्थ है कि कभी किसी के साथ इसका कोई जो है ना रिएक्शन में भाग लिया ही नहीं। ऐसे अक्रिय गैसों की संख्या टोटल 7 होता है। टोटल कितना होता है? 7। मैं आपको 7 लिख देता हूँ। एक है हीलियम। क्या एक है? हीलियम, ठीक है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा है नियॉन। दूसरा क्या है? नियॉन, ठीक है ना। और एक है आर्गन। एक क्या है? आर्गन, ठीक है। और एक है जेनॉन। कौन सी है? जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन भी है, ठीक है। क्रिप्टन है। और एक है रेडॉन। कौन सी? एक रेडॉन। हालांकि एक लास्ट में है जिसका नाम है ऑग्नेशन। कौन सी है? ऑग्नेशन। तो हीलियम को कहते हैं He और Ni, नियॉन को कहते हैं Ni, आर्गन को कहते हैं Ar, जेनॉन को कहते हैं Xe, क्रिप्टन को कहते हैं Kr, रेडॉन को कहते हैं Rd और ऑग्नेशन को कहते हैं Og। क्या कहते हैं? Og। आप देख सकते हैं ये 7 तरह के हीलियम जैसा जो है ना अक्रिय श्रेणी में आने वाले 7 तत्व हैं। जो वर्ग किस में आता है? वर्ग 18 में आता है। किस में आता है? वर्ग 18 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस को कौन से वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 18 में रखा गया। अक्रिय गैस को कौन से 18 वर्ग को कौन से वर्ग के नाम से जानते हैं? तो इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं इसको? शून्य वर्ग, ठीक है ना। तो हम लोग आप इससे भी ज़्यादा डीप कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब जितना कहेंगे उतना हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है 2 और ऑक्सीजन कितना होता है? 1। जल का रासायनिक सूत्र आपके बोर्ड पर है, ठीक है ना। H2O, जिसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1, अर्थात 2:1। किसका आंसर हो जाएगा? ठीक है ना। काफ़ी आसान है। जल में कितना होता है भाई? तो देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए एक युक्ति होती है, उसका नाम क्या है? तो जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? मशीन, जिसका नाम है जनरेटर। तो जनरेटर को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र। यहाँ लिख सकते हैं जनरेटर। क्या लिख सकते हैं? जनरेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? तो इसको समजातंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समजातंक, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक होता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको कौन सा ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ए ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, है ना, कि पराग कोष में क्या होता है। तो पौधे में जो लैंगिक जनिक क्रिया करता है उसमें पराग कोष होते हैं। पराग कोष होते हैं। पराग कोष में जो है ना बाह्यदल होता है, अंडाशय, अंडप है, परागकण तो नहीं भाई। तो पराग कोष जो है ना छोटा सा बनता है ऐसे जो है ना, तो इसमें जो है ना ये जो नीचे वाली होती है उसको हम पराग तंतु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पराग तंतु कहते हैं। और इसको कहते हैं पराग कोष, इसको क्या कहते हैं, पराग कोष। और पीले रंग का जो इसमें पाउडर होता है, पीले रंग का इसके अंदर जो पाउडर होता है, इस पीले रंग को पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परागकण। हमने इसको पीला से ही लिख दिया, ठीक है ना। तो पराग कोष के अंदर जो पीले रंग का पाउडर होता है उसको कहते हैं परागकण, ठीक है। तो परागकण कहाँ पाया जाता है, पराग कोष के भीतर। पराग कोष बड़ी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो छोटी सी कण धूलकण होता है, पतला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकण। आप हाथ से छुएंगे तो आपको हाथ में पीला रंग का पाउडर लग जाएगा, उसको कहते हैं परागकण। क्या, उसको परागकण, ठीक है। तो आज 25 क्वेश्चन ही हमारे द्वारा सहयोग हो पाएगा आपके लिए, और इसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे हम धीरे धीरे आपको कराएंगे, ठीक है ना। तत्काल आज के लिए हमको इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फहराते रहिए, ठीक है ना। और भगवान करे और ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आप जीवन में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत ऊंचाई तक जाइए। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।